चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो देखो, लगातार बढ़ती हुई कीमत। सिंपल चीज, जब भी आप मार्केट जाते हो हर बार ब्रेड, दूध या कपड़ा की प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यही लगातार बढ़ती हुई प्राइसेस को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बार बार होता है, ये सिर्फ एक बार प्राइस बढ़ने की बात नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब है कीमत बार बार और लगातार बढ़ती हुई। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा, कि एक चीज़ पे ही नहीं होता, ये हर एक चीज़ पे होता है। लाइक खाना, मूवी टिकट सब महंगी हो जाती है इसकी वजह से। चलिए, अब प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। लाइक हर जगह दिक्कत है। इन्फ्लेशन सिर्फ खाने की चीज़ में महंगी नहीं होना, मतलब होने का नाम नहीं है। मतलब इसका मतलब है स्कूल फीस, बस टिकट या हेयर कट तक सब कुछ ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। लैपटॉप खरीदो या डॉक्टर के पास जाओ, तुम कॉफ़ी पियो, हर जगह कीमत बढ़ रही होती है जब इन्फ्लेशन होता है। और ये सब पे ही असर करता है भाई। मतलब ये है कि आपके घर का बजट, कंपनीज और सरकार को भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। पैसों की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, इसमें परचेसिंग पावर हो जाता है, मनी का वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो लाइक कम कम खरीदोगे। लाइक सोचो, आपके पास 100 रुपये हैं, अगर मूवी टिकट 50 रुपये के बढ़कर 60 पे हो जाए तो आपको 100 से कम टिकट मिलेंगे। है, 100 से कम टिकट मिलेंगे। पैसे, अब पैसे कम लगते हैं, लाइक पैसे वही हैं लेकिन आप कम चीज़ें खरीद पाते हैं, इसलिए लगता है पैसा कम हो गया। लाइक 1000 बचा के रखे हो और चीज़ें डबल रेट पे मिलने लगी है, तो वो 1000 अब कम वैल्यू का हो जाता है। सिंपल। सेविंग, आपका वही इम्पैक्ट ऑन सेविंग, सारी चीज़ें बता दी गई है। तो इसके बाद राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरा रोजगार क्या है? जब लगभग हर कोई को, है ना, काम करना चाहता है और वो काम कर रहा है, तब कम बेरोजगारी होती है। और जब देश इस स्टेज पे पहुंच जाता है और फिर भी मांग, जो डिमांड बढ़ती रहती है, क्योंकि अब सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, तो उनको जॉब है, उनके पास पैसा आ रहा है घर में, तो उनकी जो इच्छाएं और भी बढ़ती जाएगी, जलती जाएंगी। तो और भी जब इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा, उनकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी और सप्लाई इतना है नहीं, तो ये और भी ज़्यादा प्राइस लेवल इंक्रीज होता रहेगा। और क्यों ज़रूरी है भाई? ये दिक्कत है कि डिमांड ज़्यादा होने से भी कीमत बढ़ सकती है। और ये अलग है कि उन सिचुएशन से जहाँ टैक्स ज़्यादा होने या सामान जो महंगा होने से कीमत बढ़ती है। जो हम कह सकते हैं ये भी कि जो इतना सारा डिमांड बढ़ता है तो रिसोर्सेज जो कम पड़ जाते हैं, तो भी प्राइस वही सेम चीज़। तो चलिए, कीपिंग कंट्रोल ओवर इंक्रीज इन प्राइस लेवल बाय रूल्स ऑफ लॉ एंड इट्स कंसीडर इन्फ्लेशन। जो इन पे कंट्रोल किया जाता है, लाइक सरकार इंटरेस्ट रेट्स पे बदल देती है, या फिर जो टैक्स पे बदलाव लाती है, तो उनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है ना। गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन कहते हैं। और लीगल मेजर्स क्या लेते हैं? लाइक कभी कभी तो सरकार डायरेक्ट प्राइसेस, मतलब ये सैलरी पर कंट्रोल लगाती है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। सो अब ये क्यों किया जाता है भाई? तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन से इकोनॉमी जो होती है हमारी अनस्टेबल हो जाती है, और लोगों लोगों और कंपनीज के लिए आगे की प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अपन आते हैं सेकंड नंबर पर। चलिए, ओके। और फर्स्ट नंबर के दिखा देता हूँ यार, मैंने सोचा चलो अच्छा दिखाई देता हूँ। ये देखो, कांस्टेंट प्राइस इन प्राइस लेवल, फिर ऑल सेक्टर राइस, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है, फिर जो राइस, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हमने पढ़ा, और गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल रखती है ये सारी चीज़ें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। मतलब सैलरी तो डायरेक्ट है और बाकी वो सब इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी है। इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेज है पॉवर्टी के इंडिया में? सबसे पहले हम आते हैं कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर। लाइक भारत के कई हिस्सों में खेती के तरीके पुराने हैं, अच्छी क्वालिटी के जो सिंचाई, जो कह सकते हैं इरिगेशन की कमी है, और कई किसानों को आधुनिक, मतलब टेक्नोलॉजी तक पहुंचे नहीं है वो अभी तक। और इसके अलावा जो अच्छी खेती करने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग का अनुभव की समस्या भी है। तो किसानों की जो, इससे क्या होता है, किसानों के इनकम पे भी असर होता है। लाइक अगर वो अच्छे से खेती नहीं कर पाएंगे, 5 लोग एक, मतलब ज़्यादा लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, कि मतलब उसमें काम कर रहे, फील्ड में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, इनकम तो कम ही होगी ही होगी, है ना। और थकेंगे काम, वो कंज्यूम भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि खाना पीना ये सारी चीज़ें। और जो जनसंख्या, हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन प्रेशर हो जाता है, एक आ जाता है। लाइक ज़्यादा जनसंख्या जो सीमित खेती भूमि पर काम करती है और व्यक्ति के आय को और कम कर देती है, जो गरीब को बढ़ावा देता है। समझ गए जो चीज़ें अभी मैंने बताई फील्ड वाली। चलिए, सेकंड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो हिस्टोरिकली भारत में जमींदारी सिस्टम के कारण,
अब बहुत से किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते थे जो उनकी नहीं थी। अब टेनेंट होने के नाते उनमें ज़मीन में इन्वेस्ट करने की कम कम इच्छा होती थी, अब जिससे खेती की प्रोडक्टिविटी कम होती थी। इस एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने की कमी, लाइक और ज़मीन ना होने की वजह से धन और ज़मीन कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट गया था, और जो गरीबी को और बढ़ा देता था, मतलब उनका प्रोडक्टिविटी भी कम रहता था, उनकी खुद की ज़मीन होती नहीं थी। तो इस तरीके से हम पहुंचते हैं थर्ड नंबर पर। मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमने कॉटेज इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें हमने ज़्यादा बढ़ाई नहीं थी। लाइक जो खास तौर पर जो रूरल एरियाज में रोजगार जो देता है, तो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा ये सारी इंडस्ट्रीज, और उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी ज़रूरत थी, और इससे खेती के अलावा अन्य रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। अब सिर्फ खेती ही बचेगी तो लोग खेती में ही भागेंगे, प्रोडक्टिविटी कम, सेम चीज़। अब आते हैं सेकंड चीज़ है स्लो ग्रोथ एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। लाइक इस धीमे गति के विकास के कारण जो सीजनल बेरोजगारी होती है, और जैसे लोग खेती के मौसम के अलावा काम काम पे नहीं आते, जो गरीबों को एकदम उच्चा बना जाती है, उच्चा बना के रखती है, मतलब आलस से ये सारी चीज़ों से भर देती है, और भी ज़्यादा और भी गरीबी कर देती है, गरीबी डाल देती है। रैपिड इंक्रीज इन प्राइस। तो चलिए, लाइक जब कीमत तेजी से बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा असर गरीब पर पड़ता है, क्योंकि वे अपनी आय को बड़ा हिस्सा जो बेसिक ज़रूरतें पर खर्चा करते हैं। अब उनकी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, मतलब वे पहले से कम अफोर्ड कर पाते हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि वाइंडिंग इनकम इनइक्वलिटी, लाइक कम आय वाले वर्ग स्ट्रगल करते हैं, और जबकि बिजनेसेस और अमीर समाज के लोग ऑफन इन्फ्लेशन से फ़ायदा उठाते हैं, जो इनकम इनइक्वलिटी को बढ़ाता है और गरीबी को और बढ़ावा देता है। और जो फिफ्थ चीज़ है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट। लाइक रूरल जो हमारे गांव में, जो भारत में खेती से रिलेटेड उद्योग जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की कमी है, कमी के कारण हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। का एग्रो इंडस्ट्रीज नहीं है गांव में। चलिए, और सेकंड चीज़ है कंट्रोलिंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो इसको कंट्रीब्यूटिंग क्या क्या फैक्टर्स है, लाइक फैक्टर जैसे कि हाई इलिटरेसी रेट, और जो वो मोबिलिटी नहीं है लोगों की, लेबर्स यहाँ से वहाँ जाने का, काम ढूंढने के लिए जगह बदलने की क्षमता उनके पास नहीं होती, और विविध जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी, लाइक उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके की नहीं है। और इससे एक बहुत वाइड स्प्रेड कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, रिजल्टिंग पॉवर्टी, और इसकी वजह से गरीबी, सेम चीज़ ही, वहीं पे आ गए हम वापस। तो ये एक बेरोजगारी एकदम और भी बढ़ाता है, और खास तौर से रूरल एरियाज में लगातार गरीब को बनाया रखता है, मतलब गरीब को गरीब बनाए रखता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो थर्ड नंबर जो था वो पहले से ही गाला 1 में हो सकता है आ गया है हमारा, आप देख लेना, एक भी क्वेश्चन आंसर मैंने स्किप नहीं किया, सारे के सारे समझा रहा हूँ। और हो सकता है जैसे वो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स था ना, उसी में कुछ हुआ होगा। अभी मेरे पास गाला मेरे साथ में रखी नहीं, अभी मैं डायरेक्ट मोबाइल से आपको समझा रहा हूँ, तो इसीलिए है ना। तो चलिए, डिस्कस इन डिटेल द जेंडर्स रेशियो नेम ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कितने, मतलब 100 मेल्स के लिए कितने फीमेल्स हैं। तो द नंबर जो फीमेल्स के कंट्री में 100 मेल की एज अ नॉन एज जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो और फीमेल मेल रेशियो। तो हम देखते हैं कि 1000 मेल के मुताबिक कितने फीमेल्स है, इसे हम बोलते हैं जेंडर रेशियो। जो भी जेंडर रेशियो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है किसमें, पॉपुलेशन में। जो स्टडी हम करते हैं पॉपुलेशन, उसमें हमको मालूम चलता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये सारी चीज़ें जानना। इफ़ द गैप होता है, ज़्यादा गैप होगा तो हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक मैरिज, फैमिली, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। और बाय जब हम स्टडी करते हैं जेंडर रेशियो, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने ज़्यादा कहाँ फोकस अटेंशन, कहाँ ज़्यादा अंडरस्टैंड, और किस किस जेंडर के क्यों ऐसा, क्या मतलब कारण क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में, और गैप कितना है। सो तो हम देखेंगे जैसे ईयर 1901 में कितना था, 972 फीमेल्स थी। इंडिया में बात कर रहे हैं ना, ये पूरे इंडिया के लिए रहे, ये सिर्फ गुजरात के लिए रहे। तो 972 फीमेल्स थी फॉर 1000 मेल्स, और 954 फीमेल्स थी फॉर 1000 मेल्स इन गुजरात। और ऐसे ही सेम हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, देखो डेटा आप देख रहे हो, ये देखिए आप डेटा ये सारी देख लो, है ना। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के मुताबिक, अब एनालिसिस एंड कंक्लूजन हम क्या निकाले ऊपर के डेटा से। तो देखो फ्रॉम द डेटा इट कैन बी क्लियरली सीन दैट बिटवीन 1901 टू 1991 द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैव कंटिन्यूअसली डिक्रीज बोथ एट इंडिया लेवल एंड गुजरात लेवल। जो 1901 से लेके 1991 तक तो भाई एकदम गिरा ही है जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है, कंपेयर टू
मेल पॉपुलेशन। ओके, उसका जो ट्रेंड चेंज हुआ इन डिकेड ऑफ 2001 टू 2011 वेर इन फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल इन इंक्रीज्ड एट इंडिया लेवल। और जो इंडिया लेवल पे 2001 से लेकर 2011 तक फीमेल जो पॉपुलेशन वो बढ़ी। ऑल्थो नेग्लिजिबली द बेटी बचाओ प्रोग्राम हैज प्लेड अ गुड रोल इन एनकरेजिंग पीपल टू गिव बर्थ टू गर्ल चाइल्ड एंड रेज हर विथ प्राइड। मतलब बेटी बचाओ जो हमारे जो पॉलिसी कह सकते हैं, जो प्रोग्राम निकाला था, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इन सारी चीज़ों पर। लुकिंग एट द डेटा ऑफ गुजरात, अब गुजरात का डेटा हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं फीमेल और मेल रेशियो जो है कंटिन्यूसली फॉलन हुआ है 1901 से 2011 तक। ये पूरे का पूरा ही हमको ये ऐसा बता दिया गया। ओके, अगर 19 देखो, पहले तो 954 थे, अब वहां से लेके 2011 में दो कितने हुए, 918। तो ये जो फॉल हुआ है वो एकदम हेल्थी साइन नहीं है गुजरात के लिए, और ये सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम भी बहुत सारी पैदा कर सकती है। सो आप समझ गए कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमें अपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना है ना। चलिए एक बार ये टेबल देख लेना। 5 नंबर आई थिंक इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी आ चुका है, नहीं आया नहीं है, नहीं आ गया है, गाला 1 में ही आ गया है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए मैंने। और क्वेश्चन नंबर 6 पे अभी चले आते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट इंडियाज एजुकेशनल सिनेरियो। अब इंडियन एजुकेशनल सिनेरियो के बारे में हम पढ़ते हैं। लाइक अब देखो इधर देखिए, अब इंडिया की जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन है, लाइक हम बोल सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन है वो कक्षा 1 से 5 तक होती है, और हायर प्राइमरी एजुकेशन है वो कक्षा 6 से 8 तक है। सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 9 और 10, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 11 और 12, और कॉलेज और हायर एजुकेशन कक्षा 12 के बाद जो भी हम कह सकते हैं। ओके, आईटी कोर्स अगर कोई चाहता है तो वह कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़कर आईटीआई ज्वाइन कर सकता है, और किसी जो टेक्निकल जो फील्ड में पढ़ाई कर सकता है, फर्दर स्टडी कर सकता है। एंड फर्स्ट इस पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है भाई, इसका जो भी हमारा बना हुआ है, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो भारत में जो संविधान ने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा जो मुफ्त और अनिवार्य बनाया है, और राज्य सरकारों मतलब स्टेट जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये जो जिम्मेदारी उठाएं और उसका पालन करें। ओके, और जो सेकंड पॉइंट है कि जो किंडरगार्टन से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक विकास और विस्तार हुआ है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट हुआ है। 2013 से 2014 तक भारत में 1.4 मिलियन प्रारंभिक विद्यालय थे, मतलब प्राइमरी स्कूल्स थे, जहाँ 7.7 मिलियन अब शिक्षक पढ़ाते थे, कितने 7.7 मिलियन टीचर्स पढ़ाते थे। अब गुजरात में कैसा हुआ, गुजरात में भी एक गणोत्सव, गुजरात में गणोत्सव और प्रवेश प्रवेश लाइक गणोत्सव प्रविष्ट हो, जिससे मोर और भी ज़्यादा एनरोलमेंट स्कूल से हुए और भी बढ़ावा दिया। 2013 से 2014 में 95% चिल्ड्रन जो रजिस्टर किए गए प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। और जो सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई राइट टू एजुकेशन ने हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए जागरूकता फैलाने में काफ़ी मदद की है। किसने? सर्व शिक्षा अभियान, किसने? सर्व शिक्षा अभियान। ओके, आरटीआई राइट टू एजुकेशन। ओके, चलिए तो सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं, एस्पेक्ट्स कैसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो देखो सरकार ने कई जो प्रयासों के बावजूद शिक्षा क्षेत्रों में जो भी अभी कमजोर है, गरीबी और अनपढ़ता अगले पीढ़ी को शिक्षित करने में जो मुख्य समस्या है, मतलब अगर पेरेंट्स ही लाइक अनपढ़ जो भी हम कह सकते हैं शिक्षित ना हो, तो एंड देन उनकी फ्यूचर जो जनरेशन है वो भी हो सकता है एजुकेटेड ना हो। तो वही बोल रहे हैं कि जो ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि आज भी जो छोटे गांव में जो प्रारंभिक शिक्षा की जो प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति चिंता का विषय है। लाइक 29% जो बच्चे हैं वो 5th स्टैंडर्ड पूरा करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इन 2013-14 69% पीपल्स जो 69% जो लोग बच्चे थे उन्होंने सेकेंडरी स्टैंडर्ड पार किया, और उसमें से 25% जो बच्चे थे उन्हें हायर सेकेंडरी तक पहुंचे, वहां तक पहुंचे एंड एनरोलमेंट हुआ। एंड बाकी आगे देखते हैं एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी। अब लिटरेसी रेट कितना है, जैसे परसेंटेज में देखेंगे तो गुजरात एंड जो भी देख सकते हैं ये देखिए 43, 44, 52, 61, 64, 69, 74, 79। ओके, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हुआ है कह सकते हैं। सोर्सेज और ये सेंसस ऑफ इंडिया जो भी सोर्स है, और हमको ये सारी चीज़ें देखना है ना, ये ऑब्जर्व करना है सेंसस कैसे किस तरीके से लिखा है, ये तो पहले से ही ऑब्जर्व करके रखना है। कुछ भी पूछ लेना डायरेक्ट आंसर दे देना ऐसा। सो अभी भी इंडिया को और ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो इलिटरेट है, अगर वो लिटरेट बन जाएंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे और सारी चीज़ें, और भी इंडिया अच्छे से ग्रो होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।